भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी समृद्ध था। वह कई देशों की नज़रों में आकर्षण का केंद्र था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एबीपी विशंस और लेकर आया हूं आप लोगों के सामने एक और रोचक जानकारी। मेरा साथ जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा कि दूसरे देशों में भारत के बारे में किसे सबसे पहले पता चला था? हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वह मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित हो गए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोची में उनका निधन हो गया था। 1497 में आज ही के दिन वास्को डी गामा अपनी पहली भारत यात्रा पर निकले थे। 4 विशाल जहाज़ों और सैकड़ों नौकाओं के साथ 170 लोगों को लेकर निकले वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में करीब 11 महीने लग गए। इसी के साथ वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज लिया था। पुर्तगालियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल भारत की चाय और मसाले हमेशा से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। उस समय भी यूरोपीय देश भारत के मसालों और चाय का इस्तेमाल करते थे। भारत से ये सामान अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंचता था। अरब देशों ने यूरोपीय देशों को कभी भी ये नहीं बताया था कि ये सामान आता कहाँ से है। अरबों के लिए ये कमाई का एक बड़ा जरिया था। यूरोपीय लोगों को पता तो था कि दूर कहीं भारत है, लेकिन वहां पहुंचने का समुद्री रास्ता नहीं पता था। अरब देशों से होते हुए भारत नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए यूरोपीय लोग समुद्र से भारत पहुंचने का रास्ता तलाशने लगे। इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता पता करने निकले, लेकिन अटलांटिक महासागर में भटक गए और अमेरिका पहुंच गए। इसके 5 साल बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़े। उनके साथ एक बड़ा काफिला था जिसमें सफ़र के लिए जरूरी सामान और बाकी चीज़ों को रखा गया। सफ़र के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत के लिए 3 भाषाविद भी साथ रखे गए, जिनमें से 2 अरबी बोलते थे और एक अफ्रीका की बांटू भाषा बोलता था। रास्ते की निशानदेही के लिए अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के पिल भी रखे गए। वास्को डी गामा एक बेहतरीन कप्तान थे और उन्हें समुद्री रास्तों की बढ़िया जानकारी थी। 26 जुलाई को डी गामा का काफिला सैंटियागो पहुंच गया। यहां एक हफ्ते आराम किया। महीनों तक सफ़र जारी रहा और नवंबर में कैप ऑफ गुड होप से होते हुए काफिला हिंद महासागर में दाखिल हुआ। इतने लंबे और थका देने वाले सफ़र में उनके कई साथी बीमार भी पड़ गए, कई मारे गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। यहाँ नावों की मरम्मत की गई और खाने का सामान इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि मोजाम्बिक के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए, जिसके बदले सुल्तान ने उन्हें 2 नाविक दिए जिन्हें भारत तक के समुद्री रास्तों की जानकारी थी। अप्रैल तक काफिला केन्या पहुंच चुका था। आखिरकार लंबे सफ़र के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिले और उसको व्यापार के लिए राजी किया, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों ने वास्को का विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने में ही उन्हें वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। अगस्त में जब काफिला पुर्तगाल के लिए चला तो बेहद खराब मौसम की वजह से 170 में से केवल 55 लोग ही जिंदा बचे। इसके बाद वास्को डी गामा 2 बार और भारत आए। अपने तीसरे और आखिरी दौरे के दौरान ही उनकी तबीयत खराब हो गई और 24 मई 1524 को निधन हो गया। वास्को डी गामा के शव को कोची में ही दफनाया गया। 1538 में उनकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया। 1954 भाखड़ा नहर परियोजना का उद्घाटन। हिमाचल के भाखड़ा में एक तेंदुए का पीछा करते हुए ब्रिटिश जनरल लुई डेन सतलज नदी की तराई में पहुंच गए थे। यहाँ पर जब उन्होंने सतलज नदी के बहाव को देखा तो सोचा कि इसका इस्तेमाल तो बिजली बनाने में किया जा सकता है। 1908 में उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए मना कर दिया। इसके करीब 10 साल बाद तत्कालीन चीफ इंजीनियर F.E. वेदर के प्रयासों से एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें 395 फीट ऊंचा बांध बनाने का प्रस्ताव था। इस बांध को रोपड़ से करीब 69 किलोमीटर दूर बनाया जाना था। अभी तक बांध को बनाने का उद्देश्य केवल सिंचाई के लिए पानी रोकना ही था। इस दौरान कई बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती रही, लेकिन हर बार किसी वजह से पास न हो सकी। आखिरकार 1948 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास हो पाए।
इस रिपोर्ट में भाखड़ा डैम, नागल डैम और नहरों को बनाने का प्रस्ताव था। 1951 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। अमेरिका से इंजीनियरों की टीम बुलाई गई। फैसला लिया गया कि पहले नहर बनाई जाएगी ताकि किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई के लिए पानी मिल सके। सामान लाने ले जाने के लिए रोपड़ से नागल तक 60 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई, सड़कें भी बनाई गईं और 50 बेड का एक अस्पताल भी बनाया गया। कहा जाता है कि भाखड़ा नागल नहर परियोजना पर पंडित नेहरू को बेहद गर्व था। उन्होंने इसके निर्माण के दौरान परियोजना का 10 बार दौरा किया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।